ज्योतिष प्रेमियों, ओम नमः शिवाय। ज्योतिष के एक बहुत ही बड़े संशयात्मक विषय को आज हम लेके चल रहे हैं। यदि वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपके बहुत सारे संशय नष्ट होंगे। विषय ये है कि गोचर हम चंद्र राशि से देखें या लग्न राशि से। दूसरा उसी से संबंधित है कि हमारी लग्न कुंडली अधिक प्रभावी है या चंद्र कुंडली अधिक प्रभावी है। रत्न धारण हम लग्न कुंडली से करें और रत्न धारण करते समय हम चंद्र कुंडली को कितनी अधिक प्रमुखता दें। तो इस विषय में जो भी हम आपसे बात करने वाले हैं ये अनुभूत प्रयोग हैं, कई कुंडलियों पे कई जातकों पे आजमाए गए हैं और ये मैं अनूठा हूँ जो अपना खुद ही खोल करके रख दिया हूँ। ऐसा आप शायद ही कहीं पावें जो स्वयं की अपनी कुंडली का फलादेश पूरी तरह आपको आपके सामने रख दे, क्योंकि इससे आप अपने हमारे इस व्यक्तित्व को भी जान जाएंगे। आइए देखते हैं। तो अब जब से ज्योतिष में मैं आ गया हूँ तब से जीवन की जो भी घटनाएं आज तक घटी हैं उन सब का भी हमने पूरी तरह से आकलन कर लिया है। दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और काफ़ी दिनों के मंथन के बाद मैं सोचा कि क्यों नहीं यह निष्कर्ष आपके सम्मुख रखें, क्योंकि ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यदि चंद्र राशि में कई सारे ग्रह इकट्ठे हो जाएं तो वो चंद्र कुंडली प्रभावी हो जाती है। फिर रत्न धारण आदि भी चंद्र कुंडली से ही कर लिया जाए। उनका कहना है कि चंद्रमा यदि अपनी नक्षत्र में हो तो चंद्रमा अधिक बलवान हो गया और चंद्र कुंडली के अनुसार रत्न धारण करा लिया जाए तो वीडियो में बने रहेंगे। क्रम से मैं चलता हूँ। सर्वप्रथम गोचर चंद्र राशि से या लग्न राशि से। ये देखिए लग्न कुंडली है और ये चंद्र कुंडली है। चलित में ये सूर्य 5 डिग्री भी हमने लिख दिया है, यहाँ पर ग्रहों की डिग्री यहाँ पे है। सूर्य जो चलित में यहाँ से उठ के यहाँ चले जाएंगे, क्योंकि लग्न की डिग्री हमने नहीं लिखा है। लग्न की डिग्री है 20 अंश, ये है असेंडेंट और इसकी डिग्री है 20 अंश। चंद्रमा भी 20 अंश पे है। कभी 2, 4, 5 मिनट इधर उधर समय हो भी सकता है, तो ये 17 अंश से लेकर के 21 अंश के बीच में ही रहेगा। बहुत वैरी नहीं करना है। चंद्रमा तो निश्चित ही है कि 20 अंश से अधिक इधर उधर हिलना नहीं है 2, 4, 5 मिनट में। अब क्या करेंगे? तो ये लग्न कुंडली है और जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों पुखराज है। लग्न कुंडली के अनुसार हमने धारण किया हुआ है। सर्वप्रथम मैं रत्न के बारे में ही बता रहा हूँ, फिर उसके बाद गोचर के बारे में भी बताऊँगा। तो ये कुंडली लग्न कुंडली हमारी लंबाई बहुत बड़ी है। धनु लग्न की लंबाई बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। तो चूंकि लग्न चढ़ गया है तो ये थोड़ा सा जब राशि ट्विस्ट करेगी ऐसे ऊपर से तो मकर राशि के 5-6 अंश इसमें आ जाएंगे और चंद्र कुंडली का भी थोड़ा सा प्रभाव ले लेंगे तो हमारी लंबाई तो बहुत अच्छी है, बड़ी है। दूसरा चेहरे माथे आदि को देख सकते हैं तो धनु लग्न का प्रभाव अधिक है। ज्योतिष का कार्यक्षेत्र भी धनु लग्न में आता है और ये देख रहे हैं अध्यापन का कार्य भी धनु लग्न के अंतर्गत ही आता है। इसमें उतना नहीं आता। मकर लग्न की कुंडली भौतिकवादी कुंडली होती है, यह कुंडली आध्यात्मिक कुंडली होती है। पूरी की पूरी किताबें भरी पड़ी थीं और उसके बारे में बहुत अधिक क्या कहना। भविष्य में हम अभी तो जो फलित अष्टों पे ही बात कर रहे हैं, आगे आकर के हम स्पिरिचुअलिज्म पर भी अपने बहुत सारे पाठ लेकर के आएंगे। तो अभी हमें देखना है। तो देखिए अब डिसाइड कैसे करेंगे चंद्रमा बलि की। अब एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, चंद्रमा चूंकि अपने यहाँ नक्षत्र में है, श्रवण नक्षत्र में ही है, इसलिए चंद्रमा अधिक बलवान है और आप इस कुंडली को अधिक प्रमुखता दीजिए और शनि के रत्न को ट्राई कीजिए। बल्कि ये बेसिक के भी खिलाफ है, क्योंकि शनि यहाँ पे शत्रु राशि में चले गए हैं। बशर्ते यहाँ पे परिवर्तन हो गया है और ये महापरिवर्तन योग है जो कि हमारी ज़िंदगी में कभी घटा नहीं है। ये चंद्रमा और शनि का जो परिवर्तन है, हमने जमुनिया छोटा सा रत्न लाजवट ट्राई किया और तुरंत एंटी उसके परिणाम आए, कई प्रकार के नेगेटिव परिणाम आए, हमने उतार के रख दिया। इधर कुछ दिनों बाद हमने सोचा क्यों, कुछ लोगों का कहना था और 2 ज्योतिष की बुकें हैं रत्नों की, उसमें लिखा पड़ा है कि यदि मकर में मंगल चला जाए तो जमुनिया को ट्राई करते। हमने कहा ठीक है जमुनिया ट्राई करते हैं। 2 घंटे में हमें पता चल गया कि शराब के नशे के समान वो जमुनिया रत्न नशा कर रहा है, दिमाग को शून्य कर रहा है, उसको उतारना पड़ा। उसके बाद से ये रत्न है
ये मूंगा है और मूंगा कई बार पहना गया है, और ये धनु लग्न की पंचमेश होने के कारण भी है। कई ज्योतिषियों ने कहा कि नहीं ये नुकसान भी करेगा, तो फिर भी ये लगभग 3 सालों से पहना जा रहा है। और इसके पहले भी मूंगा पहना गया देसी और वो भी, तो 80 to 90% यह लाभ ही करता है, 10% हानि करता है। वो इसलिए नहीं कि ये धनु लग्न का द्वादश शेष है, द्वादश शेष के नाते नहीं, वह बात कुछ और है। चूँकि युतियाँ हैं और युतियों के कारण मंगल जो है लाभ करते हुए भी कुछ न कुछ हानि कर जाता है। और सूर्य यहाँ देखिए, कई ने माणिक्य, जब मैं बिगिनर था अपने लिए जब कुंडली देखता था तो लोगों ने माणिक्य पहना दिया, इसने पैर 2 ही 3 दिन बाद तोड़ दिए, हड्डियों में परेशानी लाना इसने शुरू कर दिया। जबकि लोगों का क्या कहना है, यहाँ से है भाग्य को देख रहा है और ये उत्तम ही होगा। कुछ लोगों ने कह दिया कि नहीं ये राशि के अनुसार तो अष्टमेश है इसलिए यह नुकसान कर दिया। परंतु यदि इसको मानते हैं तो बुध तो लग्न में है, दिग्बली है, मित्र राशि में है, फिर बुध के रत्न हानि क्यों करेंगे? क्योंकि बुध की मूल त्रिकोण राशि भी यहाँ पे है, तो बुध के रत्न अभी छोटे से पेरीडाट भी सूट नहीं किया, एक्सीडेंट वो भी कराया, बच गए, थोड़ा सही लगा, दूसरे आके लड़ गए उसके 4 दिन बाद। और भी ये पैरों में नसें चढ़ गई और टाँस जो है क्या बोलते हैं, टाँस लगना या नसों को चढ़ जाना, नसों में खिंचाव हो जाना, यह सब जो है हो गया उसके रत्न से। तो मकर लग्न, ये मकर राशि यहाँ से भी ये नहीं हुआ सिद्ध। उसके बाद से शुक्र के रत्न, शुक्र भी अपनी उच्च राशि में है, तीसरे में है, राशि में तो उच्च में है, भाव गलत है। कुछ लोगों का कहना है कि तीसरा अशुभ भाव है, उसके रत्न न पहने जाए, तो कोई विशेष लाभ करता हुआ नहीं देखा। चलिए इसको छोड़ ही देते हैं। फिर बृहस्पति की, अब यहाँ आते हैं तो ये बृहस्पति सबसे अशुभ भावों के स्वामी हो जाते हैं, तीसरे और द्वादश। तो मकर लग्न में सबसे अधिक जो अशुभ ग्रह माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो यहाँ से सूर्य अष्टमेश होने के कारण, और कुछ का कहना है कि अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता क्योंकि ये इनकी सिंगल राशि है, अर्थात सूर्य जहाँ जाएंगे वहाँ हानि नहीं करेंगे। तो फिर माणिक्य इतना नुकसान क्यों करेगा? फिर भी किया। फिर आइए, और बृहस्पति ये इतना लाभ क्यों कर रहा है, 2 पुखराज, जिसके पहले सुनहला टोपाज आदि। तो इन सभी निष्कर्षों के बाद क्या आता है निकल के कि ये जो धनु लग्न है यही अधिक प्रभावी है। पराशर जी ने अपने होरा शास्त्र में जो भी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशाओं का उल्लेख किया है वो सब लगनानुसार ही किया है। जितने भी योग बताए गए हैं सब लगनानुसार बताए गए हैं। उसके बाद चंद्र के अनुसार भी देखने के लिए कहा गया है, सूर्य के अनुसार भी देखने के लिए कहा गया है, फिर तीनों का समावेश करने के लिए कहा गया है। लेकिन बात जब शरीर की आती है, यदि एग्जैक्ट टाइम पता है तो लग्न कुंडली को ही अधिक प्रमुखता देंगे। वो बात वहाँ पे आती है जैसे कि एक अंश का लग्न है, संधियों पे लग्न है, अब वहाँ पे स्थिति क्या होगी वह एक अलग विषय होगा। जब संधियों पे जाएगी वहाँ पे प्रयोग करके देखना होगा कि स्थिति क्या हो रही है, तब क्या चंद्र राशि अधिक प्रभावी हो रही है। लेकिन मुझे तो लगता है कि जैसे ही लग्न, मान लीजिए धनु एक अंश का होता तो यहाँ से यह वृश्चिक राशि इसमें घुस के आती, एक अंश इधर रहता 14 अंश और इधर 15 अंश होता, तो 16 अंश इस भाव में, पूर्व में जो लग्न उदित हो रहा है इस प्रथम भाव में जो फिक्स है 16 अंश धनु के हो जाते और इधर से 14 अंश वृश्चिक के आ जाते। अर्थात लग्न में जो है गुरु और मंगल दोनों का प्रभाव होता। चंद्र राशि का तो अपना अलग प्रभाव होगा ही होगा। जैसे मेरी लंबाई मकर के अनुसार है और कुछ इंट्रोवर्ट होना भी इस मकर के अनुसार है, और साथ में यहाँ से अष्टम में होना और यहाँ से सप्तम में होना, तो सप्तम संबंधी थोड़ी बहुत पीड़ा तो रहती ही रहती है। वो यहाँ से भी दिखेगी
परिवर्तन होने के बावजूद भी कुछ न कुछ पीड़ा यहाँ से भी दिखेगी और यहाँ से दिख जाएगी, क्योंकि बुध यहाँ से अष्टम स्थान में है और पाप ग्रहों के बीच में है। 2 केंद्रों का दोष लिए हुए है, मारक भाव में है, इसीलिए यहाँ से भी सप्तम से संबंधित परेशानी है और यहाँ से परिवर्तन हो जाने के बाद भी मंगल की दृष्टि है और साथ में ये शनि और चंद्रमा दोनों का परिवर्तन तो है, फिर भी दोनों एक दूसरे, ये शनि शत्रु राशि में, शनि नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह है। यूँ तो अकेले नुकसान नहीं करता, लेकिन ये भी अशुभता, साथ में मंगल की दृष्टि, ये भी अशुभता होगी और इस भाव का जो स्वामी होगा वो भी पीड़ित कहा ही जाएगा, कमजोर कहा जाएगा। उसके बाद स्थिति क्या होगी, केंद्र में राहु और केतु आ जाएंगे। कारक शुक्र है, ये भी उच्च होते हुए भी सडबल में कमजोर है, तो यहाँ से भी स्थिति इस भाव को लेकर के थोड़ी बहुत नेगेटिव तो रहती है। तो करना क्या है, इन दोनों को मिला लेना है, क्योंकि सुदर्शन चक्र में इन दोनों को तो कम से कम अवश्य मिला के और बैलेंस लेके चलना। लेकिन जब रत्न धारण की बात आएगी तो वह लग्न ही प्रमुख है, लग्न के अनुसार ही रत्न धारण करना है। अब आते हैं गोचर के अनुसार। सूर्य ने जब राशि परिवर्तन किया है वृश्चिक में, वो से धनु में आए हैं, तो आते ही वर्किंग प्लेस पे बहुत अधिक क्रोध आना और अनावश्यक एक दूसरे व्यक्ति से उलझ जाना। फिर शाम को एक जो है यहाँ पे, चूँकि ये धनु है तो यहाँ से शुक्र का गोचर है, उस तरह का एक फ़ोन आना मसाज पार्लर वाली का कि मसाज कराइए। तो ये कहाँ से है, शुक्र से रिलेटेड है। हमने कहा था धनु वाले राशिफल में कि आप लोग सावधान रहेंगे, हम कहीं नहीं जानते हैं, लेकिन फ़ोन आया वहाँ से। वो कौन था, वो शुक्र, ये शुक्र की करामात है। और जैसे ही सूर्य यहाँ से यहाँ आया, अत्यधिक क्रोध देता है। धन की विशेष हानि तो नहीं हुई, EMI जो कटनी थी वो नहीं कट पाई, इसी उहापों में रह गए, पैसा नहीं रहा, 700-800 का नुकसान हुआ। लेकिन क्रोध बहुत अधिक आया और वर्किंग प्लेस में काफ़ी अपमान भी हुआ, चूँकि सूर्य यहाँ से यहाँ है। सूर्य के 12वें का फल नहीं है, मैं पढ़ के बताता हूँ सूर्य के प्रथम भाव में रहने का क्या फल है और सूर्य के 12वें जाने का क्या फल है। सूर्य प्रथम में रहते हैं तो परिश्रम कराते हैं, धन खर्च होता है, जातक क्रोध करता है, यात्रा करता है, या यात्रा नहीं हुई तो जिस स्थान पे वहीं खूब चक्कर काटेगा, मतलब बहुत क्रोध में होगा, इधर उधर करेगा। 12वें का फल है, क्लेश होगा, धन की बर्बादी होगी, ज्वर आदि रोग होंगे, दोस्त दुश्मनी करें तो न तो ज्वर हुआ न ही दोस्त दुश्मनी किए, दोस्त तो साथ ही रहे। धन की बर्बादी कोई विशेष नहीं हुई, 400-500 रुपये का ही नुकसान हुआ, क्लेश थोड़ा सा ही हुआ, समाप्त हो गया। लेकिन क्रोध आया, खूब नचाया, और ये प्रथम भाव का फल, यहाँ सूर्य का यहाँ का फल अत्यधिक दृष्टिगोचर हुआ। 9 के सूर्य का यहाँ का फल दृष्टिगोचर हुआ। इसके पहले वाले माह में भी जब सूर्य यहाँ वृश्चिक में थे तो एकादश थे, बहुत उत्तम फल करना चाहिए था, लेकिन सूर्य जब नीच होकर के यहाँ थे, अर्थात यहाँ से एकादश थे, तो एकादश सूर्य का गोचर अच्छा है। और हमारा चैनल क्लिक किया था गुरु राशि परिवर्तन की सारी वीडियो, यहाँ पे जैसे ही वो यहाँ आए डंप हो गया। कितनी भी मेहनत किया, उससे अच्छी वीडियो बनाया तो भी वायरल नहीं हुई, पर धनु लग्न वाली वीडियो कल से वायरल होनी शुरू हुई है। राशिफल धनु का कल वाला, सूर्य का यहाँ आने से कुछ राहत हो गई। बुध का भी यहाँ इस बॉर्डर पे आ ही गए हैं, 17 तारीख को चले आएंगे, तो ये अधिक प्रभावी है 100%। यदि आपका टाइम सही है तो लग्न कुंडली ही अत्यधिक प्रभावी है। गोचर फलादेश देखने के लिए भी लग्न कुंडली से ही गोचर अधिक देखेंगे। यदि इसमें अष्टक वर्ग के फलादेश को मिला लेंगे तो फलादेश में और अधिक सटीकता प्राप्त होगी। और रत्न धारण भी लग्न कुंडली ही 90% स्थानों पे सही होगी। चंद्र कुंडली का विचार करेंगे, लेकिन वो मन के लिए करेंगे, माता के लिए करेंगे, शरीर के लिए भी करेंगे, उसके लिए अलग एक सूत्र है, बाद में लेके आऊँगा, वीडियो लंबी होगी। अब
कि चंद्रमा का इस राशि का क्यों महत्व, क्योंकि शरीर कहा जाता है, अभी चर्चा बताते हैं कि शरीर कैसा होगा, तो या तो लग्न के अनुसार होगा या नवांश के लग्न के अनुसार होगा या चंद्र लग्नेश के अनुसार होगा या नवांश के चंद्र लग्नेश के अनुसार होगा। तो इसलिए इसका भी महत्व है और फलादेश में इसको भी मिलाएंगे। ये जो सारे योगों को देखा जाता है, मंत्रेश्वर जी ने फल दीपिका में कहा है कि चंद्र राशि से भी देख लेना चाहिए। पराशर जी ने सुदर्शन चक्र की बात की है, तो इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, मिला लेंगे। लेकिन मेरा जो रिसर्च है वो यही है कि सारे रत्न इसके अनुसार फेल हुए हैं। मिलेनियर लोगों का कहना है कि नहीं, 3-4 ग्रह एक ही जगह हो जाएं तो यह प्रभावी हो जाती है। चंद्रमा अपने नक्षत्र में है, 4 ग्रह मतलब सूर्य भी यहाँ का प्रभाव, सूर्य यहाँ पे भूल गया है, तो सूर्य यहाँ पे है 5 डिग्री पे है, चलित में यहीं पे वो फल दे रहे हैं। तो यहाँ से जब घुसेंगे तो सूर्य भी यहीं बॉर्डर पे रहेंगे। तो 4-4 ग्रहों का ये इस मकर राशि पे प्रभाव रहते हुए भी लग्न कुंडली अत्यधिक प्रभावी है इस कुंडली की अपेक्षा। और पंचमेश होते हुए भी, पूर्ण रूपेण से लाभ करते हुए भी कुछ हानि ये मूंगा करता है। फिर भी ये चूंकि पंचमेश है और लाभ अधिक करता है तो थोड़ी सी हानि बर्दाश्त करके भी पहनता हूँ, कभी कभी निकाल देता हूँ, लेकिन फिर पहनना ही पड़ता है क्योंकि ये सारी ज्योतिष विद्या, ये स्मार्ट थिंकिंग, नए नए विचार और नई नई शोध यहाँ से अष्टम को देख रहे हैं, बुद्ध से नहीं हुई। इसीलिए हमने बुद्ध को बल एक बार दिया था पेरिडाट के द्वारा कि ज्योतिषी का जो कारक है वो बुद्ध है, बुद्ध को बल कर दें, 2 केंद्रों का स्वामी भी है, अष्टम को देख रहा है, बल्ले बल्ले हो जाएगी, लेकिन हुआ नहीं। इसने मारकत्व का पूर्ण रूपेण फल दिया और शनि से अधिक मारकत्व का काम जो है बुद्ध ने ही किया। तो शनि तो बस इस स्थान को बिगाड़ते हैं, शनि इस स्थान को बहुत बिगाड़ते हैं और संघर्ष बहुत बढ़ाते हैं, इस स्थान को भी बहुत बिगाड़ते हैं। और यहाँ से शनि कोष्ठबद्धता नामक रोग यहाँ से देने के लिए पर्याप्त हैं, वायु विकार देने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त हैं। यहाँ से नहीं होते, यहाँ से हैं, इसलिए यही प्रभावी है। इसलिए आप भी यदि 1, 2, 5 डिग्री से ऊपर और 28 डिग्री के पहले लगभग या 25 डिग्री के पहले का लग्न हो तो लग्न को ही अधिक माने। उसके बाद भी जाता है तो मिश्रण मान लेंगे। जैसे में 5, हम जो है 5 डिग्री शनि को इसमें मान लेते हैं और शेष जो है इसमें धनु होगा, धनु थोड़ा सा इसमें भी चला गया है। तो इसी प्रकार से अन्य लग्नों, मान लीजिए ये यहाँ पर 5 ही डिग्री का होता, तो जब 5 ही डिग्री भाव मध्य पे आता ये 5, तो इधर तो सब धनु रहता, इधर जो है 5 और इधर गया तो 10 अंश जो होता वृश्चिक का इसमें रहता। तो वृश्चिक का भी प्रभाव इस लग्न पर अवश्य रहता। तो मेरा शोध यही है, शेष आप जैसा सोचें। मुझे उम्मीद है कि आपको लाभ हुआ होगा और